तो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप बेटर होंगे। पिछले वीडियो में मैंने 3 पार्ट में घटना चक्र का जो फिजिक्स था, फिजिक्स का शॉर्ट्स नोट्स जो दिया गया था, ये उस सारे नोट्स को मैंने कवर कर लिया है। अब आज का टारगेट ये है कि जो रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री का पार्ट है, इस सारे केमिस्ट्री के पार्ट को आज एक ही वीडियो में कवर कर लिया जाए और एक फुल मास्टर वीडियो इसका बनाया जाए। मैं एक बार फिर बता दूं कि ये सारी जो चीज़ें हैं, सारा जो कंटेंट है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कम समय में ज़्यादातर अगर रिवीजन इसको कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट बेटर होगा। तो आज हम इसी रसायन विज्ञान को टारगेट में लिए हैं कि पूरा जो है इसको ख़त्म किया कर दिया जाएगा। और आप अगर इस चीज़ को नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और इत्मीनान से सुनिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को इत्मीनान से देखने और सुनने से मेरे साथ स्टडी कीजिए, क्योंकि स्टडी कभी बेकार की चीज़ नहीं होती। स्टडी आए दिन किसी न किसी दिन काम में वो तो आ ही जाना है। ज्ञान जो है निरर्थक नहीं होता। बेवजह की ज्ञान जो है, जो दिमाग में एडजस्ट किए हैं, उसे दूर कीजिए। जो बिन मतलब के आप जो रील खोलते हैं और बिना मतलब के पता नहीं कितना टाइम कब ख़त्म हो जाता है आपको पता नहीं चलता है, लेकिन अगर ये सार्थक चीज़ है, यथार्थ है, तो आपको ये चीज़ ज़रूर सीखना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं कि और एक बार पूरा एंड करके ही आज दम लेंगे। टारगेट यही है। अब आगे क्या होगा, क्योंकि बीच में उस दिन वीडियो टर्मिनेट हो गया था, बैटरी चार्ज नहीं था, लेकिन आज तो चार्ज और जो है सब फिर देखिए। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला जो है टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना शुरू कर रहे हैं। किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, है ना, परमाणु कहलाते हैं। परमाणु रासायनिक रूप से अविभाज्य होते हैं। उनका जो आकार है अति सूक्ष्म और बहुत ही कम होता है। तो यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है कि किसी तत्व के वह सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं, मतलब कि अणु का निर्माण भी परमाणु से होता है और रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, है ना, और परमाणु कहलाते हैं। परमाणु रासायनिक रूप से अविभाज्य होते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि परमाणु का आकार, साइज। ठीक है, और परमाणु के बारे में एक जानकारी बता दें कि सबसे पहले अपने देश के, भारत के एक ऋषि का नाम है, आपने 9th वगैरह 10th वगैरह में पढ़ा होगा कि महान ऋषि का नाम थे, जिन्होंने 600 समथिंग ईसा पूर्व में उन्होंने बता दिया था कि परमाणु जो है अविभाज्य होते हैं। दुनिया की सबसे सूक्ष्म जो चीज़ है, पदार्थ की सबसे जो सूक्ष्म चीज़ है वो है परमाणु, और परमाणु अविभाज्य होते हैं। बाद में डाल्टन आए। डाल्टन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि परमाणु, बट आज के टाइम में परमाणु को विभाजित किया जा चुका है। आपको भी जानकारी होगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। इवन आज पदार्थ के लगभग 5वीं अवस्था तक पहुंचा जा चुका है। ये बोस आइंस्टाइन जो है, हिग्स बोसान, और साथ ही साथ आपको क्या कहते हैं इसको, प्लाज्मा। तो ये 4-5 टर्म में भी हम इसको विभाजित कर चुके हैं। और अभी ईश्वरीय पार्टिकल की भी खोज की जा चुकी है, इसको गॉड पार्टिकल कहते हैं। तो रहस्य अभी मतलब इसका पूरा खुला नहीं है, अभी तो जारी है सारा चीज़। हाँ, तो आइए आगे देखते हैं कि परमाणु का आकार। परमाणुओं में सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन का है। परमाणुओं में सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन का परमाणु त्रिज्या होता है 0.28 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम के लगभग है, मतलब इतना के लगभग बता रहे हैं। अन्य तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं 0.7 सेंटीमीटर
0.7 एंगस्ट्रम से लेके 2.5 एंगस्ट्रम के मध्य होता है। एक एंगस्ट्रम का वैल्यू यहाँ दे दिया है 1.0 इंटू 10⁸ मीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है कि एक एंगस्ट्रम का मतलब 1 पॉइंट इतना होता है, 1.10⁸ सेंटीमीटर होता है। ये एंगस्ट्रम जो है, इस एंगस्ट्रम से किसी माने किसी कलर वगैरह का, चाहे प्रकाश का, चाहे उसका तरंगदैर्ध्य मापा जाता है, कि माने किसी का तरंगदैर्ध्य जो है मापा जाता है, और रेंज भी मापा जाता है, त्रिज्या वगैरह। तो देखिए, परमाणु का भार जो है, परमाणुओं में सबसे हल्का परमाणु हाइड्रोजन का है ना। यहाँ हाइड्रोजन का परमाणु सबसे छोटा है, इसके त्रिज्या भी बता दें 0.28 एंगस्ट्रम के लगभग है। और यहाँ बोल रहा है परमाणुओं का भार, परमाणुओं में सबसे हल्का परमाणु हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1.008 AMU है। अन्य तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान 2 से 260 एटॉमिक मास यूनिट के मध्य है। परमाणुओं की संरचना 19वीं शताब्दी के मध्य में परमाणु द्रव्य के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण माने जाते थे, परंतु 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक और उसके बाद में हुई वैज्ञानिक खोजों से यह ज्ञात हुआ कि परमाणु स्वयं विभिन्न प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से बने हुए हैं, जिनके मूल कण जो है, माने सब एटॉमिक या एलिमेंट्री पार्टिकल जिसको बोलते हैं, है ना। तो जिनके मूल कण, मतलब मूल कण उसको कहते हैं। तो अब बोल रहा है कि मूल कणों में कुछ कण जो है अस्थायी होते हैं, माने स्टेबल होते हैं, और शेष कण जो है अस्थायी, अनस्टेबल होते हैं। अस्थायी कण परमाणु के बाहर स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। स्थायी कणों का परमाणु के अंदर अस्थायी कणों में कहाँ गया अस्थायी कण परमाणु के बाहर अवस्था में रह सकते हैं, और अस्थायी कण परमाणु के अंदर और परमाणु के बाहर क्षणिक अवस्थित होता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अस्थायी मूल कण हैं। अभी पेपर में कई बार पूछ चुका है और पूछता भी है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन अस्थायी है या अस्थायी कण है, क्योंकि हम कण तो जानते हैं कि पार्टिकल जो है किसी भी एलिमेंट का जो है सबसे छोटा पार्टिकल है एटम, लेकिन एटम में जो अस्थायी एटम है या पार्टिकल है वो कौन कौन सा है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या डायरेक्ट पूछ देते हैं न्यूट्रॉन अस्थायी है या अस्थायी मूल कण है। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो है अस्थायी मूल कण है। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसान इत्यादि जो है ये क्या है, अस्थायी। तो ये पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो ये सब हाइड्रोजन में उपस्थित होता है। मेसान अस्थायी कणों में आते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु संरचना के मूल कण कहलाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म ऋणावेशित कण है। एक इलेक्ट्रॉन पर यूनिट ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान माने द्रव्यमान का जो है हाइड्रोजन मास ऑफ हाइड्रोजन, इसको पढ़ते हैं इक्वल टू 1.008 एटॉमिक मास यूनिट का लगभग 1/1837 है। मतलब 1/1837, मतलब इसका पार्ट बता रहा है कि इसका द्रव्यमान इतना लगभग होता है। अब बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है 1897 इसमें इंग्लिश वैज्ञानिक जे थॉमसन ने कैथोड किरण में की थी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसने की थी, कब की थी। तो 1897 में अंग्रेज वैज्ञानिक थे जे थॉमसन, और कैथोड किरणों से की थी। 2 पॉइंट, ठीक है। अगला प्रोटॉन अति सूक्ष्म धनावेशित कण है। एक प्रोटॉन पर यूनिट धनावेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। मतलब प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के अप्रोक्स, है ना, इक्वल होता है। अब बोल रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाने पर जो यूनिट धनावेशित कण शेष रह जाता है उसे हाइड्रोजन एक मिनट,
स्टेन का बहुत दिक्कत है थोड़ा सा। परमाणु का नाभिक या प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है परमाणु का नाभिक प्रोटॉन कहते हैं। जर्मन भौतिक विज्ञानी गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज करी थी। उसके बाद बोल रहा है ये ऐसे आएगा भी नहीं ना, ऐसे करना पड़ेगा। कहाँ गया? न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर है। न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में इंग्लिश वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की थी। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ गए। आगे देखिए, परमाणु नाभिक का संगठन। परमाणु नाभिक की संरचना प्रोटॉन है ना और न्यूट्रॉन से होती है। मतलब परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होती है, दो चीज़ें होती हैं। नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के कारण है ना, तथा नाभिक का धनावेश केवल प्रोटॉन के कारण होता है। तो देखिए, नाभिक का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों के कारण होता है, और नाभिक का जो आवेश है वो धन आवेश केवल प्रोटॉन के कारण होता है। ये बात याद रखना है, क्योंकि प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है, तो न्यूट्रल होता है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन है ना जो बनता है, तो माने प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं, क्योंकि ये कण परमाणु न्यूक्लियस नाभिक के घटक हैं। बोल रहा है परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहते हैं, ठीक है। और नाभिक के चारों ओर अपेक्षाकृत कुछ दूरी पर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होती है। बात समझ में आ गया? आगे देखिएगा। अब बात कह रहा है परमाणु क्रमांक की। परमाणु क्रमांक माने एटॉमिक नंबर। किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक निश्चित और स्थिर होता है, ठीक है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, है ना। तो एक बार फिर बता दे रहे हैं, परमाणु क्रमांक माने परमाणु संख्या। आप समझ लीजिए, किसी तत्व के परमाणु है ना, किसी तत्व के परमाणु नाभिक में माने जो न्यूक्लियस है उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, उस तत्व का परमाणु संख्या माने जितना प्रोटॉन है वही उस तत्व का परमाणु संख्या कहलाता है, है ना। परमाणु संख्या को जेड से सूचित करते हैं, ये याद रखना है। तो प्रोटॉनों की संख्या याद रखना है, परमाणु संख्या माने प्रोटॉनों की संख्या नाभिक में। तो प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक निश्चित और स्थिर होता है, और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। हाइड्रोजन तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है, अतः इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में 1 प्रोटॉन है। बात हो गई क्लियर? 1 प्रोटॉन है। द्रव्यमान संख्या। अब देखिए, द्रव्यमान संख्या मतलब मास नंबर। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस परमाणु के द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अब यहाँ बात ये कह रहा है कि इसमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों संख्याओं का जो सम होता है, योग होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो नाभिक में ही होगा। और नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जो जुड़ जाता है उसे द्रव्यमान कहते हैं, मास कहते हैं। मतलब नाभिक से ही डिफिनीशन निकल रहा है, दोनों परमाणु संख्या का भी और द्रव्यमान संख्या का भी। दोनों अगर डिफिनीशन आप देख रहे हैं तो ये दोनों डिफिनीशन नाभिक से, न्यूक्लियस से ही निकल रहा है, क्योंकि कुल प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या हो गया, और प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या को ऐड कर दीजिएगा तो द्रव्यमान संख्या हो गया। आगे देखिए, परमाणु की द्रव्यमान संख्या A, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या Z प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ये बता दिया है। अब बोल रहा है कि किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की कुल संख्या को प्रदर्शित करती है। द्रव्यमान संख्या तत्व का मूल कण नहीं है। किसी तत्व के भिन्न भिन्न परमाणुओं की द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है। बात सही है?
जब न्यूट्रॉनों की संख्या इधर उधर होगी, प्रोटॉनों की, तो इसकी भी परमाणु द्रव्यमानों की संख्या भी अधिक और कम हो सकती है। आगे बोल रहा है परमाणु भार। देखिए एटॉमिक वेट, किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार उसकी द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर होता है। लगभग मान के चला जाता है कि उसकी द्रव्यमान संख्या उसके परमाणु भार को डिनोट करता है। तो ये बताया परमाणु भार, इसको लगभग बराबर पढ़ते हैं, द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है परमाणु। अब ये द्रव्यमान संख्या नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस, तो आप ये कह सकते हैं, है ना। अब आगे तो आगे देखिए क्या बोल रहा है, सम इलेक्ट्रॉनिक जीन। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है, तो जीन आयनों और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बराबर होती है, उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसे होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सोडियम पर जो आयन है वो पॉजिटिव आयन है, मैग्नीशियम पर डबल पॉजिटिव आयन है, और ये फ्लोरीन है, और उसी तरीके से ऑक्सीजन पर डबल आयन दिखा रहा है, नियॉन है। ये सम इलेक्ट्रॉनिक है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। और ये बोल रहा है कि इनमें से प्रत्येक के 10 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अब ये डिस्क्रिप्टिव वे में केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा, बस यहाँ इतना ही जानना है। आगे बोल रहा है कि समस्थानिक आइसोटोप क्या है, तो समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों या द्रव्यमान संख्याओं के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। मतलब समस्थानिक माने ये बोल रहा है कि परमाणु क्रमांक समान हो, है ना, परमाणु संख्या समान हो, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। और बोल रहा है कि परमाणु संख्या तो समान हो, किंतु परमाणु द्रव्यमान, है ना, परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान की संख्या परमाणुओं को माने अलग अलग हो, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, तो जो समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है कि ये दिखाया है, जैसे ऑक्सीजन का कभी 16 और ऑक्सीजन 17, है ना, समस्थानिक, ऑक्सीजन 18, तो कभी कभी जो है इसके द्रव्यमान संख्या में कमी बेसी हो सकती है, लेकिन परमाणु संख्या सबका, किसी भी जल का कोई से भी स्रोत निकालिएगा, कुएं से निकालिए, चाहे झील से निकालिए, या चापाकल से निकालिए, या आरओ का वाटर लीजिए, उसका जो है मतलब परमाणु संख्या उतना ही होगा, है ना। ऑक्सीजन का जो अनुपात है किसी भी मतलब स्रोत से, तो 2.1 समथिंग, है ना, 2.1 आता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात। तो इस तरीके से ये बताता है कि समस्थानिक में द्रव्यमान संख्या अलग, परमाणु संख्या सेम होता है। तो ये बात हो गया कुल मिला के। आगे देखिए, अच्छा इसको कंप्लीट कर दें समस्थानिक को। इसमें ये बोल रहा है कि आवर्त सारणी में किसी तत्व के समस्थानिकों का स्थान अलग अलग न होकर एक ही होता है ना, एक ही होता है। बोल रहा है फिर से कि आवर्त सारणी में किसी तत्व के समस्थानिकों का स्थान अलग अलग न होकर एक ही होता है, क्योंकि उनका परमाणु क्रमांक समान होता है। हाइड्रोजन तत्वों के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं, जिनका परमाणु क्रमांक 1 है, परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या 1, 2, 3 है। तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन तत्वों के 3 जो समस्थानिक ज्ञात हैं, जिनका परमाणु क्रमांक 1 है, परंतु द्रव्यमान संख्या 1, 2, 3 है, इन समस्थानिकों को हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 को ड्यूटेरियम भी बोलते हैं, है ना, और हाइड्रोजन 3 या ट्रिटियम कहते हैं। तो इस तरीके से इसकी 3 समस्थानिकें हैं हाइड्रोजन के। पेपर में कई बार पूछता है कि हाइड्रोजन में कितना समस्थानिक है, 3 समस्थानिक है। किसी तत्व के समस्थानिकों में, और हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन का भी, ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक, है ना, ज्ञात है, जिनका परमाणु क्रमांक 8 है, परंतु द्रव्यमान संख्याएं 16, 17, 18 है। तो इन समस्थानिकों को ऑक्सीजन 16, 17 और 18 कहते हैं,
किसी तत्व के समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। बात हो गया। संभारिक आइसोबार, ठीक है। संभारिक समान परमाणु द्रव्यमान यानी द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान हो, लेकिन परमाणु संख्या जो है भिन्न भिन्न हो, उसे संभारिक कहते हैं। उल्टा, ठीक है। आवर्त सारणी में संभारिकों का स्थान अलग अलग होता है क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये जैसे एग्जाम्पल में दिया है हाइड्रोजन का और हीलियम का, तो यहाँ बता रहा है कि द्रव्यमान संख्या देखिए लगभग लगभग सेम है, 3 3 छोटा छोटा लिखा है, लेकिन 1 और 2 दोनों का परमाणु संख्या अलग अलग होता है क्योंकि इनके परमाणु द्रव्यमान लगभग समान है परंतु इसके परमाणु क्रमांक भी नहीं है। बता रहा है संभारिकों की नाभिकों में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग समान होता है। बोल रहा है कि संभारिकों में नाभिक में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या, क्योंकि सीधी सी बात है द्रव्यमान संख्या किसको डिनोट करता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या जब बराबर होगा तो तभी बराबर होगा जब उसका द्रव्यमान संख्या बराबर होगा। तो द्रव्यमान संख्या बराबर होने का मतलब यही है। प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग समान होता है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग हो सकती है। हाँ, बात यहाँ क्लियर है। प्रोटॉन की संख्या कम बेस हो सकती है लेकिन क्या होता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या जब जोड़ी जाती है तो लगभग इक्वल हो जाता है किस में, संभारिक में। उसके बाद अगला जो है आगे क्या बोल रहा है देख लेते हैं। आगे बोल रहे हैं समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक जो है आइसोटोन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोन्स, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु में जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, ठीक है। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। भिन्न भिन्न माने अलग अलग जो तत्व हैं उनके अलग अलग तत्वों के परमाणु में जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाता है। मतलब अलग अलग न्यूट्रॉनों की संख्या हो और न्यूट्रॉन जो है आपको पता ही है कि उसमें नाभिक में होता है। तो जैसे सिलिकॉन का एग्जाम्पल लिया है, फास्फोरस का है ना, सल्फर का एग्जाम्पल लिया है, तो समन्यूट्रॉनिक कहते हैं क्योंकि इनके नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, न्यूट्रॉनों की संख्या सब में समान है। इसी प्रकार अच्छा ये डेफिनेशन से भी पता चल जाएगा। समन्यूट्रॉनिक के कहने का मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या इसके नाभिक में समान होगा, तो आसानी से पता चल जाएगा समन्यूट्रॉनिक होता है। रेडियो एक्टिव के बारे में बात करते हैं। कुछ पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम स्वतः एक प्रकार की माने बोधि यानी पेंटेंटिंग है ना, बेधी, इसको बेधी बोलते हैं, पेंटेंटिंग को किरणें उत्सर्जित करते हैं। ऐसे पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं और पदार्थों का स्वतः बेधी है ना, माने आर पार कर जाने वाला, छेद देने वाला, तो बेधी किरणें उत्सर्जित करने का गुण जो है रेडियो एक्टिव कहलाता है। मैंने जिन पदार्थों में जो मैंने उसके कणों में है ना वेधन क्षमता का गुण हो तो वो रेडियो एक्टिव कहलाता है। रेडियो एक्टिव परमाणु नाभिक का गुण है और रेडियो एक्टिव तत्वों के नाभिक अस्थायी होते हैं, उनमें स्वतः विघटन का गुण होता है। परमाणु नाभिक के स्वतः विघटन को रेडियो विघटन है ना कहते हैं। परमाणु नाभिकों से जो बेधी किरणें हैं अल्फा, बीटा, गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। ये किरणें रेडियो एक्टिव किरणें कहलाती है। रेडियो एक्टिव विघटन नाभिकीय प्रक्रिया है, न कि रासायनिक अभिक्रिया। रेडियो एक्टिवता का गुण प्रायः भारी नाभिक में पाया जाता है क्योंकि भारी नाभिक अस्थायी होते हैं, ठीक है। परमाणु क्रमांक 83 से आगे भी तत्व रेडियो एक्टिव हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया बात बताया है। सबसे पहले तो यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि रेडियो एक्टिव नाभिक का जो गुण है, रेडियो एक्टिव परमाणु जो है नाभिक का गुण है और रेडियो एक्टिव तत्वों के जो नाभिक होते हैं अस्थायी होते हैं। रेडियो एक्टिव तत्वों के नाभिक क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं और उनमें स्वतः विघटन होने का गुण है, तो बात सही है। और परमाणु नाभिक के स्वतः विघटन को रेडियो एक्टिव है ना कहते हैं। और
परमाणु नाभिकों से वेदिक किरणें कौन कौन निकलती है? अल्फा बीटा गामा, ये दोनों उत्सर्जित होती हैं तीनों। ये किरणें रेडियो एक्टिव किरणें कहलाती है, अल्फा बीटा गामा को। रेडियो एक्टिव विघटन एक नाभिकीय प्रक्रिया है, मतलब नाभिक की वजह से ही होता है, न कि रासायनिक अभिक्रिया। तो सीधी सी बात है, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, नाभिकीय अभिक्रिया, इसीलिए इतना ताकतवर होता है। ठीक है। रेडियो एक्टिवता का गुण जो है प्राय भारी नाभिकों में पाया जाता है, क्योंकि भारी नाभिक अस्थायी होते हैं। बात सही है। परमाणु क्रमांक 83 से, देखिए परमाणु संख्या 83 से आगे के सभी तत्व रेडियो एक्टिव हैं। तो परमाणु संख्या 83 से लेके और आगे की जितने भी, 83 पर कौन सा एलिमेंट आता है? ये आपको दिया है 70, 73, यहाँ दिया है, कहाँ दिया है? हाँ, शीशा के बाद से आता है, शीशा नहीं होता है लेकिन शीशा के बाद से आता है। तो 83 से आगे सभी जितने भी तत्व हैं सभी तत्व रेडियो एक्टिव है 83 के बाद से। बैकरल द्वारा यूरेनियम की रेडियो एक्टिवता की खोज है ना की जाने के कुछ समय बाद मैरी क्यूरी द्वारा थोरियम के रेडियो एक्टिव गुणों की खोज हुई। तो सब बैकरल जो है यूरेनियम की रेडियो एक्टिवता की खोज करी थी सबसे पहले। बैकरल पूछता है पेपर में कि यूरेनियम की रेडियो एक्टिवता की खोज करने वाले थे, वो थे बैकरल, और उनके कुछ समय बाद मैरी क्यूरी द्वारा थोरियम के रेडियो एक्टिवता की खोज की गई, है ना। तो 1898 ईस्वी में मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम की खोज की। मैरी क्यूरी ने वर्ष 1902 में यूरेनियम के अयस्क पिच ब्लेड, यूरेनियम का अयस्क होता है पिच ब्लेड, U3O8 में एक नए तत्व रेडियम की खोज की, जो यूरेनियम की अपेक्षा लगभग 30 लाख गुना अधिक रेडियो एक्टिव है। सोचिए कितना खतरनाक है। वर्तमान शताब्दी में कई नए रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज हुई है, जिनमें रेडॉन, प्रोटोएक्टिनियम मतलब Pa और एक्टिनियम Ac और फ्रांसियम Fr और एस्टैटिन At प्रमुख है। आगे देखिए, ये बोल रहा है कि प्रकृति अल्फा किरणें धनावेशित अल्फा कणों से बनी है। अल्फा कण पर 2 यूनिट धनावेश होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम 4 परमाणु के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर अर्थात 4 AMU होता है। और अल्फा कण हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। इसे जैसे जैसे हाइड्रोजन में ऐसे दिखाया गया है, तो इसे संकेत में ऐसे इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है। तो अल्फा की किरण यही है, ये धनावेशित कण है। कई बार पूछता है कि ये धनावेशित है कि ऋणावेशित है, तो ये पेपर में ये पूछता है, तो ये धनावेशित कण है। ठीक है। अल्फा कण धनावेशित है। अल्फा कण पर 2 यूनिट धनावेश होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम 4 परमाणु के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है, मतलब 4 AMU। हीलियम परमाणु है ना, हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। इसे इस तरह प्रदर्शित किया गया है। आगे बोल रहे हैं बीटा कण के बारे में। बीटा कण क्या है? बीटा किरणें जो है ऋणावेशित कणों से बनी होती हैं, और बीटा कण इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब अब ऋणावेशित है तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन आएगा इस पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। बीटा कण अर्थात इलेक्ट्रॉन पर यूनिट ऋणावेश, वो पूछता है पेपर में कई बार कि बीटा कण क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। तो बीटा कण अर्थात इलेक्ट्रॉन पर यूनिट ऋणावेश है। इस कण का द्रव्यमान जो है 0.0005486 AMU होता है। बीटा कण को इस तरह से भी दर्शाया गया है जैसे दिखाया गया है ना, -E01 है ना, संकेत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं इसको। अब गामा किरण की बात कर लेते हैं। गामा किरण बोल रहा है कि गामा किरणों के सदृश विद्युत चुंबकीय विकिरण है। ये विद्युत चुंबकीय, ये भी पूछता है कि तीनों में कौन विद्युत चुंबकीय विकिरण है ना, या उसके सदृश है। तो विद्युत चुंबकीय है
चुंबकीय विकिरण है। गामा किरणों का जो तरंगदैर्घ्य है 1 एंगस्ट्रॉम के लगभग बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है वेग। वेग बोल रहा है। वेग ये क्या है? इसका वेग जो है, अल्फा किरण का वेग लगभग अल्फा किरणों का वेग लगभग प्रकाश के वेग के 1/10वां होता है, 10वां भाग होता है। और बीटा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। बात सही है। उसके बाद बोल रहा है कि गामा किरण, तो आ रहा है ना, पूरा कट नहीं ना है, थोड़ा सा स्पेस जो है नहीं कट रहा है। गामा किरणों का वेग जो है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। मतलब कि जो गामा किरण का वेग है प्रकाश की, इम्पोर्टेंट है याद करना, क्योंकि गामा कई बार पूछता है कि गामा किरणों का जो वेग है वो किस कणों के वेग के बराबर होता है। ठीक है, तो गामा किरणों का जो वेग है वो प्रकाश के वेग के माने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जो प्रकाश का वेग है, प्रकाश का चाल है, तो उस हिसाब से ये भी है, उसी के बराबर है। वेदन क्षमता कितना है देखिए, वेदन क्षमता में अल्फा किरणें 0.002 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की परत है ना चादर को बेध सकती है। बीटा किरणें का जो वेग है 0.02 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम चादर को बेध सकती है, जबकि गामा किरण 100 सेंटीमीटर मोटी है ना एल्युमिनियम की चादर को बेध सकती है। तो अब सोच लीजिए सबसे तेज कौन है इन तीनों में, तो यह है गामा किरण। मैंने गामा किरण की वेदन क्षमता आपने पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा होती है गामा किरण का वेदन क्षमता, क्योंकि ये 100 सेंटीमीटर को बेध सकने का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर माने 1 मीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर को भी बेध के आगे निकल जाएगी, है ना, तो काफ़ी ज़्यादा इस पावरफुल होती है। आगे देखिए, आयनकारी क्षमता, तो आयनाइजिंग पावर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अल्फा किरणें गैसों के आयनित कर सकती हैं, गैसों को। इनकी आयनकारी क्षमता बीटा किरणों की अपेक्षा 100 गुनी तथा गामा किरणों की अपेक्षा 10,000 गुनी है। गामा किरण की अपेक्षा 10,000 गुनी और बीटा किरण की अपेक्षा 100 गुनी आयनित करने की पावर होती है अल्फा किरणों। बीटा किरण गैसों को आयनित करती है, इनकी आयनकारी क्षमता गामा किरण के 100 गुनी है। और ये बोल रहा है कि जो गामा किरण है, गामा किरणें गैसों को आयनित करती हैं, ये भी करती हैं, मतलब तीनों ही आयनित करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आयनित कृत करती है अल्फा किरणें, क्योंकि बीटा किरण की अपेक्षा 100 गुनी और गामा किरण की अपेक्षा 1000 गुनी। और इसी की अपेक्षा जो है एक दूसरे का कंपेयर करा जाए तो गामा किरण की अपेक्षा बीटा किरण जो है 100 गुनी करता है ज़्यादा। और ये बोल रहा है गामा किरण आयनीकृत करती है, इनकी आयनकारी क्षमता अल्फा कण की अपेक्षा, अब इसी को उलट दिया गया, इतना गुना और इतना गुना होता है। आगे देखिए, अगला बोल रहा है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों का प्रभाव। अल्फा किरणें विद्युत क्षेत्र में ऋणावेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती है। अल्फा किरणें चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित है। यहाँ बोल रहा है कि बीटा किरणें विद्युतीय क्षेत्र में धन आवेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है और बीटा किरणें विद्युत क्षेत्र में अल्फा किरणों की अपेक्षा अधिक विक्षेपित होती है, क्योंकि अति अल्प द्रव्यमान के कारण बीटा कणों के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात माने E/m का अनुपात जो है बहुत उच्च होता है और बीटा किरणें चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपित हो जाती है। बीटा किरणें फोटोग्राफी प्लेट को अल्फा कणों की अपेक्षा कम कला करती है। ठीक है, और गामा किरण बोल रहे, गामा किरण विद्युत उदासीन होता है। इन किरणों पर है ना विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सीधी सी बात है, अल्फा किरण अगर कुछ इस तरीके का मैं आपको दिखाने की प्रयास करूं तो कुछ ऐसे होता है। ये गामा किरण हो गया, अल्फा किरण ऐसे मुड़ जाता है और बीटा किरण ऐसे, तो ये धनावेशित होता है, ये जो है ऋणावेशित होता है। तो यही प्रक्रिया होती थी, सीधे चलता है। ठीक है, तो आगे बोल रहा है
कि वाई किरणें विद्युत तथा उदासीन होते हैं, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सीधी सी बात है। आगे देखिए फोटोग्राफी प्रभाव, ठीक है। फोटोग्राफी प्रभाव, फोटोग्राफी प्लेट पर प्रभाव, तो अल्फा किरणों के फोटोग्राफी प्लेट में काला कर देती हैं, ठीक है। फोटोग्राफी प्लेट जो है प्लेट को काला कर देती है, और ये बोल रहा है बीटा किरणें कि प्लेट को अल्फा किरणों की अपेक्षा कम काला करती है, ठीक है। और इसमें बोल रहा है गामा किरणें फोटोग्राफी प्लेट को सबसे कम काला करती है, मतलब ना के बराबर, ठीक है, ना के बराबर काला करती है। उसके बाद बोल रहा है कि बेरियम, है ना, प्लेटिनोसाइनाइड और जिंक सल्फाइड पर प्रभाव। अल्फा किरणें जो है प्रतिदीप्त उन्नत करती है, बीटा किरणें जो है प्रतिदीप्त उन्नत करती है। तो ये दोनों भी है, प्रतिदीप्त उन्नत माने प्रकाश उत्पन्न करती है भी, और बीटा किरणें बोल रहा है कि प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है, ये भी उत्पन्न करती है, और वाई किरणें प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। तीनों ही प्रकाश उत्पन्न करती है। तो सीधी सी बात है। अभी ये ख़त्म हो गया, अगले चैप्टर में हम चलते हैं। लगभग आधा घंटा का समय लिया, लेकिन एक ओवरव्यू एक बार बढ़िया से हो गया, और आसानी ज़्यादा आपको धीरे मतलब वो हो रहा है तो आप इसको फास्ट कर सकते हैं, अपने आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि यूट्यूब पर दिया रहता है कि वीडियो को फास्ट करके आप देख सकते हैं। तो 1.2 1.7 या 2 ऐसे करके देख सकते हैं। तो चलिए, क्योंकि धीरे से इसको एनालाइज करना चाहें, एनालाइज तो मैं नहीं कंप्लीट कर रहा हूँ इसको, बस इसी चीज़ को पढ़ के थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। तो थोड़ा सा धीरे से चलने से ये होता है कि जल्दी माइंड में एडजस्ट होता है और लॉन्ग टर्म तक रहता है, जल्दी जल्दी पढ़ के निकल जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अभी आगे वाला जो है ये है रासायनिक और भौतिक परिवर्तन और विलयन। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, विलयन यानी वही सोल्यूशन, ठीक है। तो आइए इसके नोट्स को बारे में कुछ परिवर्तन है जिनके दौरान कोई नए पदार्थ नहीं बनते, ठीक है, कोई नई पदार्थ नहीं बनते। अभी कुछ परिवर्तन की बात कर रहा है। इसके विपरीत कुछ अन्य परिवर्तन है जिनके दौरान नए पदार्थ बनते, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में तो हमने यही पढ़ा है कि जब दो तत्व या पदार्थ आपस में जब मिलते हैं तो एक नए तत्वों का निर्माण होता है अभिक्रिया के दौरान। लेकिन इसमें बोला है कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनके दौरान कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं, और इसके विपरीत कुछ अन्य परिवर्तन हैं जिनके दौरान नए पदार्थ बनते हैं। इसलिए इसके आधार पर किए आधार की, है ना, नए पदार्थ बनते हैं अथवा नहीं। हम सभी परिवर्तनों को दो समूह में वर्गीकृत करके देखते हैं। तो सही बात है। भौतिक परिवर्तन, इस परिवर्तन को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन और केमिकल परिवर्तन, ये तो रासायनिक परिवर्तन। तो ये तो बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे होंगे, क्लास 6ठी क्लास से ही, मुझे लगता है 5 6 से। तो फिजिक्स यानी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों। फिजिकल चेंज में वो होता है, अब इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बेटर सी चीज़ को समझते हैं। फिजिकल चेंज उसको बोलते हैं जो एक बार चेंज कर देने पे पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए, तो वो हो गया फिजिकल चेंज। अब जैसे भाप से हम क्या बना सकते हैं, पानी से पहले तो पानी को गर्म करेंगे तो भाप बनेगा, और भाप को फिर ठंडा करके पानी बना सकते हैं, या फिर पानी से हम बर्फ़ बना सकते हैं, बर्फ़ को फिर हीट करके वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो चेंज हो रहा है कि एक बार चेंज होने के बाद लिक्विड या सॉलिड में चेंज हो रहा है, सॉलिड से फिर कन्वर्ट करके क्या अपनी पहली वाली स्टेज में आ जा रहा है। तो ये जो चेंजिंग है फिजिकल चेंज है। और इस तरह के बहुत सारे चेंजेज आपने देखे होंगे, विद्युत बल्ब का जलना, कांच के गिलास का टूटना, है ना, कांच के गिलास का टूटना हो गया, भाप का संघनन हो गया, ये सब जितना भी सारा काम होता है ये सब जो है ये फिजिकल चेंज के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मोटे मोटे तौर पर रासायनिक परिवर्तन की, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या कहता है कि ये ऐसा चेंज है रासायनिक परिवर्तन जिसमें इधर कट रहा है, नहीं, इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। ये जो है गिरने के, 1 मिनट।